शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के इकोसिस्टम चैप्टर का। इकोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद क्या है आपका इकोसिस्टम। इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, यदि सेम स्पीसीज का मिल गया तो क्या बनाता है पॉपुलेशन। ऐसा अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन मिल करके क्या बनाता है इकोसिस्टम। क्या बनाता है इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम से भी पहले क्या बनता है कम्युनिटी। क्या बनता है कम्युनिटी। थोड़ा सा याद करें क्या प्रीवियस क्लास का हम लोग क्या बोले थे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यदि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मिला गया तो ये क्या बनाएगा पॉपुलेशन। क्या बनाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनता है आपका कम्युनिटी। क्या बनता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी जब बहुत सारा कम्युनिटी आपस में मिल जाता है तो वो क्या बनाता है इकोसिस्टम। क्या बनाता है इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम जो रहेगा आगे जाकर के किसका निर्माण करता है बायोस्फीयर का। किसका निर्माण करता है बायोस्फीयर का। या फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं बायोम या जियोम। बायोम या जियोम। याद आया, ठीक है। जैसे एक मात्रा हाथी है, ऐसा बहुत सारा हाथी का ग्रुप हो गया तो पॉपुलेशन हो गया। ऐसा बहुत सारा पॉपुलेशन आया, हाथी का आ गया, हिरन का आ गया, शेर का आ गया, भालू का आ गया, समझ रहे हो ना। तो सब आपस में मिलकर क्या बना लेंगे कम्युनिटी। अब ऐसा बहुत सारा कम्युनिटी आपस में मिलकर क्या बनाता है इकोसिस्टम। क्या बनाता है इकोसिस्टम। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग यहाँ तक का बात कर लिए थे। अब हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर चलेगा तो इसमें इसी का आगे बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं। और फिर इसको पूरा किस तरीके से संरक्षित करते हैं इसका बात किए थे किसमें बायोडायवर्सिटी में। क्लियर है ना। और इसको कौन कौन सा चीज प्रभावित कर रहा है प्रदूषण वाला चैप्टर पढ़े थे एनवायरमेंटल इशू। तो तब जाकर के आपका इकोलॉजी क्या होता है कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका इकोसिस्टम होता क्या है। क्लियर है कि नहीं। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले दिया था एजी टेंसले ने, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है एजी टेंसले, ठीक है ना। एजी टेंसले, टेंसले किसने दिया है एजी टेंसले ने शब्द दिया है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ओपी ओडम नाम का एक वैज्ञानिक है, ओपी ओडम, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्लियर है। इकोसिस्टम का जनक किसको बोला जाता है ओपी ओडम को। राइटर कौन था इकोलॉजी का जनक। और ओपी ओडम किसका जनक है आपका इकोसिस्टम का। वो इकोलॉजी का था, ये किसका है इकोसिस्टम का है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। शब्द किसने दिया है एजी टेंसले ने, ठीक है ना। इकोसिस्टम हो गया क्या, आगे बढ़ जाए क्या। अब इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का मीनिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान समझना। पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है जैविक व अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। जैविक व अजैविक घटक से मिलकर के बना होता है। और ये स्वचलित होता है और स्वनियंत्रित होता है। परिभाषा हमेशा याद रखना, स्वचलित होता है और स्वनियंत्रित होता है। अपने आप चलता है कोई इकोसिस्टम, स्वचलित होता है और स्वनियंत्रित होता है। जैसे कोई घास का मैदान है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वो स्वचलित है, वो स्वनियंत्रित है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, स्थलीय पारितंत्र है, घास का मैदान हो गया, स्थल तंत्र हो गया। समुद्र है कोई ओशियन है, वो भी अपने आप में क्या है एक इकोसिस्टम। अच्छा, मैन मेड भी इकोसिस्टम हो सकता है। तुम लोग घर में जो एक्वेरियम बनाए हो वहाँ मछली रखे हो, छोटा सा कछुआ रखे हो, तो मनुष्य बनाया है उसको। क्लियर है कि नहीं। तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मतलब इकोसिस्टम जो है ना एक बूंद से लेकर के एक महासागर तक हो सकता है, एक बूंद से लेकर के एक महासागर तक बड़ा हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। एक इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बनता है, एक जैविक घटक से और एक अजैविक घटक से। क्लियर है। जो कि स्वचलित होता है और स्वनियंत्रित होता है। सबसे पहले यही याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और जो एक विशाल इकोसिस्टम रहता है जैसे महासागर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशाल इकोसिस्टम को बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर, विशाल इकोसिस्टम को। बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम रहेगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग बायोस्फीयर। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था एजी टेंसले ने। जनक कौन है इसका ओपी ओडम है। पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ स्वचलित व स्वनियंत्रित प्रणाली होता है। ठीक है। यह एक बूंद से लेकर के एक महासागर तक हो सकता है। बड़े एवं विशाल इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर। किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत इकोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं,
ठीक है, बायोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर से भी बड़ा हो जाता है कि आपका बायोम, और क्या होता है आपका जियोम। क्या होता है जियोम, बायोम बोलो चाहे जियोम बोलो। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया आपका इकोसिस्टम का। अच्छा, बायोस्फीयर जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो बायोस्फीयर में 3 चीज आता है। कितना चीज आता है? 3 चीज। एक तो आता है वातावरण, क्या आता है आपका वातावरण। एक तो आता है आपका स्थल, क्या आता है स्थल वाला भाग, देखो एक तो आएगा जमीन, ठीक है, एक क्या आएगा आपका वातावरण, और एक आएगा कौन सा वाला भाग आपका जलीय तंत्र। कौन सा आ जाएगा? जलीय तंत्र, ये स्थलीय तंत्र आ जाएगा, और एक क्या आ जाता है आपका वातावरण। ये 3 चीज मिल करके, ध्यान समझना, एक इकोसिस्टम है, उसमें कितने घटक हो सकते हैं? ये 3। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक स्थल मंडल हो सकता है, एक जल मंडल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? वातावरण। ठीक है, तो ध्यान देना, वातावरण जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फियर। एटमोस्फियर। स्थलीय तंत्र को बोलते हैं लिथोस्फियर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर। और जलीय तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फियर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फियर। क्लियर है कि नहीं? एटमोस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर, ये तीनों जब मिलते हैं, ये तीनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का। किसका? बायोस्फीयर का। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? ठीक है, मतलब बायोस्फीयर के अंतर्गत मृदा हो गया आपका, लिथोस्फीयर में जल हो गया और वायु हो गया, ये तीनों घटक आपस में मिलेंगे और एक इकोसिस्टम के निर्माण में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये जीवों के जीवित रहने के लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, मिटा दो इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, घटक नहीं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? प्रकार। कितने प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? नेचुरल इकोसिस्टम का। किसका? नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ सकता है आपका? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या आ सकता है आपका? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जो स्थल मंडल में है। और क्या आ सकता है आपका? जलीय पारिस्थितिक तंत्र आ सकता है। क्या आ सकता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक तो आ सकता है आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक तो आ सकता है आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक मिनट में, एक आ सकता है आपका स्थलीय और एक आ सकता है आपका क्या? जलीय। अच्छा, जलीय इकोसिस्टम जो है, ध्यान समझना, एक मिनट रुको यार। क्या क्या बोलो मैं? एक तो हो सकता है आपका स्थलीय और एक हो सकता है आपका क्या? जलीय। ठीक है, और ये जो जलीय इकोसिस्टम है इसको हम लोग फिर से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हो सकता है आपका स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय, और एक हो सकता है कैसा? आपका समुद्री। कैसा हो सकता है? समुद्री। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है ना, सबसे पहला है क्या? प्राकृतिक, ठीक है ना, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? कृत्रिम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हम लोग प्राकृतिक में बात कर रहे हैं, पहला है स्थलीय और एक है क्या आपका? जलीय। स्थलीय इकोसिस्टम हो सकता है, जलीय इकोसिस्टम हो सकता है। जलीय इकोसिस्टम भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, एक स्वच्छ जलीय और एक समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, एक बहता हुआ जल और एक ठहरा हुआ जल। क्लियर है कि नहीं? बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, और एक कैसा हो सकता है आपका? ठहरा हुआ जल। कैसा हो सकता है? ठहरा हुआ जल। अच्छा, इसके अलावा और कोई इकोसिस्टम हो सकता है क्या? स्थलीय हो गया, जलीय, ज्वालामुखी, क्रेचर इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी पारिस्थितिक तंत्र। तो कितने प्रकार का? ध्यान समझना, नेचुरल इकोसिस्टम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला स्थलीय, फिर जलीय, फिर ज्वालामुखी। स्थलीय इकोसिस्टम में कौन कौन सा आ जाएगा? घास का मैदान आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? घास का मैदान। क्या आ सकता है? और रेगिस्तान भी आ सकता है। क्या? रेगिस्तान में भी तो इकोसिस्टम है, रेगिस्तान का अपना इकोसिस्टम है, घास के मैदान का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका स्थलीय इकोसिस्टम का उदाहरण। दूसरा है आपका जलीय इकोसिस्टम, जो जल तंत्र में निर्भर है। एक तो हो सकता है स्वच्छ जलीय और एक हो सकता है आपका समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक बहता हुआ जल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैंटिक इकोसिस्टम। बहता हुआ जल को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान समझना, सॉरी, बहता हुआ को हम लोग बोलते हैं लोटिक, सॉरी क्या बोलते हैं? लोटिक इकोसिस्टम।
और इसको बोलते हैं ठहरा हुआ को लैंटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। ये है क्या, लोटिक, और ये क्या हो गया, लैंटिक इकोसिस्टम। क्लियर है। जैसे बहता हुआ जल नदी हो गया आपका, ठीक है ना, झरना हो गया, ठीक है, नदी हो गया, झरना हो गया, उसका इकोसिस्टम। और ठहरा हुआ जल जैसे कि कोई झील है, कोई तालाब है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये सब आ जाएंगे किसमें, आपके ठहरे हुए जल में, इकोसिस्टम में। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। ज्वालामुखी है, कोई ज्वालामुखी फटा, उसके बाद शांत हुआ वो ज्वालामुखी, तो वहां पास का जो मिट्टी रहेगा वो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहता है, तो वहां पास एक नया पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेचर इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, क्रेचर इकोसिस्टम या ज्वालामुखी पारिस्थितिक तंत्र। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो मानव निर्मित किया है, जैसे आपका एक्वेरियम है, एक्वेरियम में जीव को रखते हो तुम लोग। और क्या हो सकता है, खेत बनाए हो, खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो खेती कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से फसल उगा रहे हैं ना, तो वहां पास हमारे अकॉर्डिंग आएगा, वहां पास किसका हेर फेर चल रहा है, कौन वहां पास हस्तक्षेप कर सकता है, मनुष्य, तो वो किस में आ जाएगा, आपका कृत्रिम इको सिस्टम में। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो 100 बात का एक बात, इकोसिस्टम का कितना प्रकार, 2 प्रकार। एक होता है क्या आपका प्राकृतिक, और एक क्या होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्थलीय, जलीय और ज्वालामुखी। स्थलीय में क्या क्या आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र, पहाड़ वगैरह आ जाएगा, पहाड़ का इकोसिस्टम भी हो सकता है ना, ठीक है। और फिर जलीय इकोसिस्टम में स्वच्छ और समुद्री। स्वच्छ जलीय भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक तो बहता हुआ और एक ठहरा हुआ, लैंटिक और लोटिक। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ज्वालामुखी तो जान डाले, समुद्री इकोसिस्टम, समुद्र का इकोसिस्टम रहेगा, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, इसमें एक्वेरियम आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, खेत आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। फसल आ जाएगा, गार्डन बनाते हो वो भी आ जाएगा, वो भी तो आपके द्वारा ही निर्मित है ना। क्लियर है कि नहीं। तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में। ये तो प्रकार था, अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक किन किन चीजों से मिलकर बना है, कितने प्रकार का होता है ये जान डाले। अब किन किन चीजों से मिलकर के बना है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बताया था पारिस्थितिक तंत्र मेनली कितने चीजों से मिलकर के बना है, 2 चीजों से, एक निर्जीव घटक और एक सजीव घटक। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अजैविक घटक या निर्जीव घटक के बारे में। अजैविक घटक या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव घटक। क्या बोलते हैं, निर्जीव घटक। अजैविक घटक या निर्जीव घटक में क्या होता है, ध्यान से समझना। सूर्य है, सूर्य से हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा। सूर्य से क्या मिल रहा है, ऊर्जा। और वायु है आपका, जल है और मिट्टी। इन सब में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा और वायु, जल और मिट्टी, इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया, ये सभी मिलते हैं आपस में, तो किसका निर्माण कर लेते हैं, अजैविक घटक का। इसका अजैविक घटक। क्लियर है। सूर्य जो देगा एनर्जी, और उस वायु और जल और मिट्टी, ये चारों चीज मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों चीजों में रासायनिक क्रिया, और सूर्य क्या दे रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। तो इससे हमारे किसका निर्माण होता है, अजैविक घटक का। किसका, अजैविक घटक। और ये जो अजैविक घटक है इसको हम लोग 3 समूह में रखते हैं। कितने समूह में, 3 समूह में। क्लियर है कि नहीं। अजैविक घटक के बारे में क्या बोला हूँ, सूर्य से क्या मिलता है, इसको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, सूर्य से ऊर्जा। और मैं क्या बोला हूँ, वायु है, जल है और मिट्टी, ये आपस में पारस्परिक रूप से क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया। क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, हमारे अजैविक घटक का। क्लियर है। और इसको हम लोग कितने समूह में डिवाइड कर दिए, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कितने समूह में डिवाइड कर दिए, 3 समूह। सबसे पहला तो बनता है क्या आपका कार्बनिक पदार्थ। क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ। क्लियर है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, समझ आ रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, अमीनो अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। यहां तक क्लियर है। अजैविक घटक में पहला ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो अकार्बनिक पदार्थ है जो जीवधारी हो, ध्यान देना, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इन सब का भी तो पेड़ पौधों को जरूरत पड़ेगा, मनुष्य और अन्य जंतुओं को जरूरत पड़ेगा। और ये किसके अंतर्गत रखेंगे, इसको भी अजैविक घटक के अंतर्गत। एक तो हो गया कार्बनिक पदार्थ, ये सब आपस में क्रिया किए होंगे और क्या बनाए होंगे, कार्बनिक पदार्थ। और किसका निर्माण किए होंगे, अकार्बनिक पदार्थ। किसका निर्माण किए हैं, अकार्बनिक पदार्थ। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा है आपका जलवायवी घटक। क्या है, जलवायवी घटक।
जलवायवीय घटक में क्या क्या आ जाएगा आपका, पहला आता है प्रकाश, सभी जीवों को क्या चाहिए, प्रकाश, ठीक है। तज प्रेमी करके बताया था, ताप, जल, प्रकाश और मिट्टी, ये 4 चीज बहुत ज्यादा एमपी होता है कोई भी जीव के लिए। तो सबसे पहले तो आ गया क्या आपका प्रकाश, एक निश्चित तापक्रम का जरूरत पड़ता है कोई भी, ठीक है, और निश्चित प्रकाश की जरूरत पड़ता है पेड़ पौधों को, वही मेन उत्पादक है, उन्हीं के ऊपर कौन डिपेंड है, हम सब उपभोक्ता, क्लियर है। तो ये तो हो गया प्रकाश का जरूरत पड़ेगा। दूसरा और किस चीज का जरूरत पड़ता है, ताप का, किसका जरूरत पड़ता है, ताप का। और किसका जरूरत पड़ता है, आर्द्रता, नमी, क्या होना चाहिए, नमी, किसका जरूरत पड़ता है एक जीवधारी को, नमी का। और किसका जरूरत पड़ेगा, जल का। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, जलवायवीय घटक। और किसका जरूरत पड़ता है, वर्षण, एक निश्चित मात्रा में क्या होना चाहिए, वर्षण होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, तब जाकर के कोई इकोसिस्टम क्या होगा, डेवलप होगा, क्लियर है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, अजैविक घटक। कैसे कैसे याद रखना, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय घटक, जलवायवीय घटक में ये सब डील कर देना, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, जैविक घटक का। जैविक घटक, ठीक है, एक तो निर्जीव हो गया था और ये क्या हो गया आप, जैविक घटक हो गया, ठीक है ना। जैविक घटक में सजीवों को लिया जाता है, किसको लिया जाता है, सजीवों को। सजीवों में सबसे पहले आता है उत्पादक, क्या आता है, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादक। अब ये अपना भोजन, ध्यान समझना, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं मतलब ये क्या है, स्वपोषी है, क्या है, स्वपोषी है। अब अपना भोजन 2 तरीके से बना सकता है, या तो प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से या तो फिर रासायनिक ऊर्जा से, क्लियर है कि नहीं। जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करेगा, ठीक है ना, या तो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे जी, या तो किससे बनाएंगे ये लोग, रासायनिक ऊर्जा से, किससे बनाएंगे, रासायनिक ऊर्जा से, क्लियर है कि नहीं। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, क्लियर है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो भी किसको ग्रहण करता है, आपका प्रकाश ऊर्जा को। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, अदर बैक्टीरिया, वो किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का, उनको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता, उनको केमिकल रिएक्शन चाहिए, क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। प्रकाश की एनर्जी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए, उससे अपना भोजन बना सकते हैं। तो 2 तरीके से भोजन बना सकते हैं ना, ध्यान से समझना, या तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके क्या कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, या तो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाएंगे। हम लोग स्वपोषी मेनली उसको मान लेते हैं हरे पेड़ पौधे, वो सभी सभी क्या है, उत्पादक है, क्या है, उत्पादक, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, दूसरा आते हैं उपभोक्ता, क्या आते हैं, उपभोक्ता, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी, क्या बोलते हैं, विषमपोषी, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते नहीं हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से मतलब उत्पादक से, उत्पादक या अन्य जीवों से, उत्पादक या अन्य जीवों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, उपभोक्ता, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। यहाँ तक क्लियर है। अब उपभोक्ता जो रहता है इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है क्या आपका, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता लिख देता हूं मैं, क्लियर है ना, ठीक है ना। तृतीयक, चतुर्थक, 5 जितना भी लेयर चले वो बना सकते हो, सबसे ऊपर में आएगा उसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता, क्या बोल देते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया, ये सभी के सभी डायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर हैं, उत्पादक के ऊपर, किसके ऊपर निर्भर है, उत्पादक के ऊपर, उत्पादक के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहेंगे, के ऊपर निर्भर, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली है, लोमड़ी है, सियार है, ठीक है ना, सियार हो गया, और क्या हो सकता है आपका, मोर हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मोर नहीं लिखना, सांप लिख देते हैं, क्या है, सांप हो गया, चूहा हो गया, ठीक है ना। तो इन लोग किसको खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता खाते होंगे, किसको खाते होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को, गाय है, बकरी, भैंस, हिरन, और छोटे छोटे ग्रास हॉपर है, टिड्डा है, समझ आ रहा है ना, तो इनको ये सब खाते होंगे। तो ये हो गया कि आपका
द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं, जैसे शेर है तो वही क्या आ गया आपका सर्वोच्च उपभोक्ता, बाघ है, मनुष्य है, ठीक है ना, तो उनको क्या बोला जाता है आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। तो पहला घटक क्या है, देखो जैविक घटक में पहला क्या आ गया आपका उत्पादक, दूसरा क्या हो गया आपका उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऐसे मांसाहारी जो किसको खाते होंगे, शाकाहारी को, किसको खाते होंगे, शाकाहारी को। और शाकाहारी किसको बोलेंगे, जो किसको खाते हैं, उत्पादक को। किसको खाते हैं, उत्पादक को। और सर्वोच्च उपभोक्ता जो सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट रहेगा, जो शाकाहारी जीव को भी खा सकता है, मांसाहारी को भी खा सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वोच्च उपभोक्ता। यहां तक क्लियर है कि नहीं? या तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है कि नहीं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को ही मिलाकर के ही हम लोग क्या बोल देते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, उपभोक्ता, या एक साथ क्या बोलते हैं, दीर्घ उपभोक्ता। इन तीनों को एक साथ मिलाकर के क्या बोल देते हैं, दीर्घ उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, दीर्घ उपभोक्ता। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो पहला हो गया उत्पादक, दूसरा हो गया क्या आपका उपभोक्ता, तीसरा देखिए क्या, तीसरा होता है आपका अपघटक। क्या है, अपघटक, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता। मतलब अपघटक वे पदार्थ होते हैं जो सड़े गले मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु, पेड़ पौधे या जीव जंतु रहते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। क्लियर है कि नहीं? अपघटन करेंगे, ठीक है, सड़े गले मृत पदार्थों का क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो अकार्बनिक तत्व, ध्यान देना, जो भी कार्बनिक तत्व रहेगा इनमें, सड़े गले मृत पदार्थों में क्या रहेगा, जो भी कार्बनिक पदार्थ रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये सभी अकार्बनिक में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अकार्बनिक में। उनको क्या बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपघटक। क्लियर है कि नहीं? क्या बोल दिया जाता है, अपघटक। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? नेक्स्ट है परजीवी। और है क्या, परजीवी, जो दूसरे जीवों के ऊपर भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। या तो उनके शरीर के अंदर होंगे या तो बाहर होंगे। यदि शरीर के बाहर होंगे तो क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी, जैसे अमरबेल है, जूं है, जोंक है, ठीक है ना। और मान लो शरीर के अंदर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी। क्या बोलेंगे, अंतः परजीवी, जैसे फीता कृमि होता है, ठीक है, क्या होता है, फीता कृमि, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स, ठीक है ना। बाह्य परजीवी में आ जाएगा क्या आपका, जू आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, जोक आ जाएगा, ठीक है ना। मच्छर को मत बोलना, मच्छर वाहक है, मच्छर कोई बाह्य परजीवी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो इस तरीका से आपका, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है और पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।